सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास तमाम वज़राए आला के हवाले से और तब चारों सूबों के हवाले से जो मामलात थे कोरोना के पेश नज़र उस पर ख़त्म होता है। और उसके बाद जी कौमी राब्ता कमेटी यानी कि NCC का ये इजलास जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने जो अनाउंस किया उसके अकॉर्डिंगली 5 दिन लॉकडाउन पूरे मुल्क में अब नहीं होगा। बावजूद इसके कि बलूचिस्तान और सिंध ने ये सिफारिशात भेजी थी कि लॉकडाउन में सख्ती की जाए, लॉकडाउन में सख्ती या नरमी, इसका फैसला हो गया। और अब जो है वो हफ्ते और इतवार के रोज़ मुल्क भर में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। लेकिन पीर से जुमा जो कारोबार, एक्टिविटीज़ और बाकी सारी चीज़ें हैं वो प्रॉपरली अपने SOPs के तहत मुल्क में जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कुछ देर कबल फरमा रहे थे कि कोरोना कहीं नहीं जा रहा, अवाम एहतियात करें वरना अपना ही नुकसान होगा, अमवात बढ़ेंगी आगे जाके। और साथ ही साथ जो कि तवज्जो तलब बात आज के पूरे दिन की उसमें ये कि जी लाहौर के हवाले से मैं आपको बताऊं कि महकमा सेहत ने कोरोना के जो सही नए मरीज हैं लाहौर के, उसके हवाले से जो नंबर दिया है उसके मुताबिक एक अंदाज़ा ये बताता है कि 6,70,000 इस वक्त जो है वो टोटल लोग हैं जो कि कोरोना से इस वक्त इन्फेक्टेड हुए हैं पंजाब में ख़ास तौर पे। और सिर्फ ये लाहौर की बात हो रही है जी। और ये नए मरीज़ हैं जो कि बताए जा रहे हैं और इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनके सिम्टम्स नहीं पता चले हैं, जिनका नहीं पता कि जी उनके सिम्टम्स अभी तक जो है वो सामने नहीं आए हैं, जिसके पेश नज़र जो है ये एक अंदाजे के तहत रेशो निकाला गया है। अब दूसरी जानिब जैसे कि मैंने आगाज़ में भी कहा कि सिंध और बलूचिस्तान ने चूँकि सिफारिशात भी की थी कि जी आप लॉकडाउन को सख्त करें। और आज मुर्तज़ा वहाब साहब जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस वक्त जो कि हुकूमत सिंध के तर्जुमान हैं वो कह रहे थे कि जी हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत, वो अवाम की जानों से खेल रही है और उसको मईशत की पड़ी है और उसको इंसानी जानों के ज़िया का कोई एहसास नहीं है। बहरहाल सिचुएशन बहुत गंभीर है क्योंकि जहां इकोनॉमी की बात है वहां जो इकोनॉमिस्ट हैं वो बहुत ख़तरनाक इंडिकेटर्स बता रहे हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वो भी देख रहे हैं। जब भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज एक एलिगेशन, आप एक तरह से कह लें कि उन्होंने सूबों के ऊपर लगाया, जब उन्होंने बात की अब से कुछ देर कबल तो उन्होंने ये कहा कि जी जो सूबे हैं उन्होंने जिस तरह का लॉकडाउन इनिशियली किया तो अगर वो लॉकडाउन इस तरह से ना करते जिस तर्ज पे उन्होंने किया तो जो गरीब आदमी है वो इससे इफेक्ट नहीं होता। उन्होंने जिस तरह का लॉकडाउन किया उससे मईशत तबाह बर्बाद हुई है और सूबों में गरीब आदमी इस लॉकडाउन के पेश नज़र बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ है। जबकि दूसरी जानिब मुर्तज़ा वहाब एलिगेशंस लगाते हुए नज़र आ रहे थे आज वफाक के ऊपर। बहरहाल ये सारी सिचुएशन तो है एक तरफ जो कोरोना के पेश नज़र इस वक्त पूरे मुल्क में है। दूसरी जानिब आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और वो ये हुई कि जी वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग नसीम साहब दोबारा वजारत से मुस्ताफ़ी हुए। ये दूसरी दफ़ा है अब तक हुकूमत के अंदर और अब वो जो है जस्टिस फाइज काजी ईसा के केस में वफाक की नुमाइंदगी करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। ये मामला भी बहुत तवज्जो तलब है क्योंकि हमने देखा कुछ रोज़ कबल जैसे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कुछ सवालात उठाए थे, कुछ 15 सवालात थे जिसके बारे में बार बार तस्करा होता रहा सोशल मीडिया पे भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी। और ये एक अलग नौयत का मामला है जिसमें ऑल्दो के हुकूमत इस वक्त बहुत टेंगल्ड है। सो बहरहाल ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात करूंगी मैं आज। साथ ही साथ चीनी स्कैंडल की अगर बात करूं तो उस पर भी मुर्तज़ा साहब ने आज जो है वो जवाब दिए। शहजाद अकबर साहब
की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा है कि शहजाद अकबर वफाकी हुकूमत वज़ीर आज़म को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत के रवैये से ये लगता है, ये जाहिर होता है कि हुकूमत चाहती है कि अब कैफ़े किरदार तक पहुंचाए चीनी स्कैंडल में जो लोग भी इसमें मौजूद हैं और इसमें पाए गए हैं। बहरहाल इन सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आज बात करूंगी। मेरे मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं पैनल में। सबसे पहले स्टूडियो में मौजूद हैं हीर सोहो साहिबा हैं, MP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच हीर साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस। उनके हमरा बैठे खालिद जावेद साहब हैं, सीनियर माहिर कानून हैं, आपको खुशामदीद कहती हूँ सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगी नीलम इरशाद साहिबा हैं, मामून खुसूसी वज़ीर आला पंजाब की हैं, उनको भी वो भी हमें अभी ज्वाइन करेंगी। सबसे पहले मैं हीर सोहो साहिबा की जानिब जाती हूँ। अगेन आप लोग की सिफारिशात थी आपके और बलूचिस्तान की लॉकडाउन को सख्त बनाने की, आज जिस तरह से मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी कहा, लेकिन अब से कुछ देर तक इसी कश में थे और शशोपन में थे कि जी लॉकडाउन में नरमी होगी या सख्ती होगी। कल भी NCOC का इजलास चला और अभी जो इसी का जो इजलास हुआ इसके बाद जो वज़ीर आज़म साहब बता रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग तो लगता है कि आपके सिफारिशात को कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया गया है एक मतलब फिर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा देखिए मेरे ख्याल में फेडरल गवर्नमेंट अभी तक शायद कोरोना वायरस को सीरियस ले नहीं रही है। ये एक ऐसी वबा है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। पहले दिन से अगर 3 माह हो गए, 26 फरवरी को पहला केस आया था, उससे लेकर आज तक भी अगर आप प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट को सुने तो वो ये कहेंगे कि सूबों ने सीरियस नहीं लिया और उसको जो है ना कोरोना वायरस के हवाले से, और उन्होंने लॉकडाउन रखा जिसकी वजह से जो है ना मैशत। मेरा सवाल ये है कि जब आप जिंदा ही नहीं रहोगे तो मैशत किसको खिलाओगे? सामने शायद सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि जब जर्मनी में लोगों के केसेस बढ़े थे तो लोगों ने पैसे बाहर फेंक दिए थे कि ये जो है ना हमें ज़िंदगी सर्वाइव करने वाला, ये ज़िंदगी नहीं दे सकता हमें। तो वो चीज़ें, वही चीज़ हम कह रहे हैं कि जब आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आप जिंदा नहीं रहोगे तो फिर कैसे? अब हम पे हमेशा तनकीद हो रही। उन्होंने देखा होगा कि लोगों को, गवर्नमेंट लोगों को पकड़ पकड़ के जो है ना कोरोना वायरस के टेस्ट कर रही है और फिगर बढ़ा रही है। ये आपकी नाहे लिए, और हमें कहा जाता कि नाहे लिए कि इतने ज़्यादा केसेस बढ़ गए, क्योंकि मैं समझती हूँ ये कमिटमेंट थी, ये सिंसियरिटी थी, ये हम ऑन कर रहे थे अपने लोगों को कि ये वबा है, उस वबा को सीरियस होकर हमने टेकल करना है। जो सूबे की कैपेसिटी थी उस कैपेसिटी की बेसिस पे हम ये कहते हैं कि आज भी सबसे ज़्यादा टेस्ट जो है सिंध सूबा कर रहा है। 1,84,000 से ज़्यादा टेस्ट जो है ना वो सिंध में हो चुके हैं। आपके सामने केसेस हैं। आज के आपकी भयानक रिपोर्ट आपने खुद बोला कि सिर्फ लाहौर में जो है वो 7,80,000 70,000 जो है, और वो रिपोर्ट थी कि 15 मई को 8 लाख केसेस हो जाएंगे, जिसको हमें कहा जाता था कि ये ना लिए CM साहब को इस्तीफा देना चाहिए कि सबसे ज़्यादा केसेस जो सिंध में हो रहे हैं। अब किसको है? अब क्या कहना चाहिए कि या किसकी ना लिए, या किसको जो वो CM साहब जिसको शायद पंजाब के हिला के बताना पड़ता है कि आप CM साहब हैं, आप सूबे के सबसे बड़े सूबे के सबसे बड़ी पॉपुलेशन की CM है, आपको चीज़ों को टेकल करना चाहिए। और ये वबा सीरियस वबा है, ये किसी क्रेडिट लेने के कौन क्रेडिट लेना है? बलूचिस्तान की अपनी कैपेसिटी है, खैबर पख्तूनख्वा की अपनी कैपेसिटी है। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त है, मैं समझती हूँ कि अभी भी फेडरल गवर्नमेंट सीरियस नहीं। देखिए फेडरल गवर्नमेंट जब लीड नहीं लेगी तो सूरत हाल गंभीर होगी। आपके सामने है कि जो पहले लॉकडाउन में लोग सीरियस थे, मान रहे थे, एहतियात कर रहे थे, आज वो 80% भी लोग सीरियस होने को तैयार नहीं है। आज का वफाक का फैसला आप लोग को मंजूर है, पसंद कर रहे हैं या मुस्तरद करते हैं? यकीनन हमने हमारी जो सजेशन थी कि आप लॉकडाउन को सख्त करें ताकि सूरत हाल को बेहतर करें, लेकिन आप देखें जब 3 सूबे करेंगे और फिर लामोला पहले भी हम ना चाहते हुए भी सिंध गवर्नमेंट चली कि भाई ये नहीं हो कि सिंध अलग है और 3 सूबे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, लेकिन जो SOP के तहत चीज़ें चलेंगी, जो अभी स्टिल हम चाह रहे कि ट्रांसपोर्ट नहीं चला पा रहे क्योंकि हम नहीं समझते कि वो कैपेसिटी नहीं है, SOP ट्रांसपोर्ट चलेगी नहीं। ट्रेन वाला इशू आपके सामने है कि जो इजाज़त दे दी गई वो लोगों को आपके सामने है कि किस तरह लोग जो है ना वो ट्रेनों में फिर आए और क्या हशर नशर है। तो मैं समझती हूँ कि जो सिंध गवर्नमेंट SOP पे इम्प्लीमेंट करेगा उनको परमिशन होगी, अदरवाइज़ कंटिन्यू वो लॉकडाउन रखेंगे क्योंकि हमें अपने सूबे के लोगों को सर्वाइव करवाना है, ज़िंदा रखना है। ये चीज़ें सीरियस होकर जो हमसे हो सकेगा, यकीनन नो डाउट कि इस वक्त बेरोज़गारी है, नो डाउट मैशत मुश्किल में, लेकिन अगर हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर मैशत तो लोगों को रोज़गार कहाँ से देंगे? सिंध फेडरल गवर्नमेंट का था कि भाई आपने एहसास प्रोग्राम थे जो बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम था,
22 लाख लोगों को इमदाद मिली ना। चलें आई टॉक लेकिन- अबाउट इट लेटर। अभी मेरा जो सवाल था आपने बता दिया कि सिंध गवर्नमेंट अपने एसओपीज के तहत चलेगी। चलें खालिद जावेद साहब, आपसे चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कोरोना वायरस पे पहला आज खुद नोटिस लिया हुआ है और खासतौर पे जब से वफाकी हुकूमत आई है उसके बाद से तो पहला चीफ जस्टिस साहब ने जो है सुमोटो नोटिस लिया है। आप उसमें भी देख रहे होंगे कारकर्दगी सारे एडवोकेट जनरल्स की कि क्या है, अटॉर्नी जनरल की और फिर मावन खुसूसी की किस तरह से जो है, और फिर एनडीएमए की भी इनफैक्ट उस पर भी क्वेश्चन आप रेज हुए सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से किए। तो आपको क्या लग रहा है कि अब वाकई इस तरह से है जिस तरह से सब जस्टिफिकेशन दे रहे हैं? बहैसियत लीगल एक्सपर्ट आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि नॉर्मली ये अदलिया का काम नहीं है कि जो काम एग्जेक्टिव के हैं, जो जिम्मेदारी एग्जेक्टिव की है, अदलिया वो काम करे या वो जिम्मेदारी निभाए। नॉर्मली तो ये है। लेकिन अगर कोई एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस होते हैं तो आर्टिकल 184(3) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार है कि वो किसी भी मामले को टेक अप कर सकती है इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ओके, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा लगता है कि इस मामले को एक्सट्रीम समझते हुए टेकअप किया, जिस पे कुछ हलकों की तरफ से कोई ज़्यादा पजीराई नहीं हुई, लेकिन बहुत सारे हलके इसको खुशाइंद भी करार देते रहे हैं। अब सवाल ये है कि कोरोना वायरस एक वबा है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में जो मुतल्लिका लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, जो इस फील्ड के माहिर हैं, उनको ये पता है कि किस काम को किस तरह से करना है। बज़ाहिर एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल को जो गवर्नमेंट फीडबैक देता है वो अदालत में पेश किया जाता है। अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल या लॉ ऑफिसर अपने पास से तो कुछ नहीं कह सकते। जो फीडबैक उनको मिला वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इत्मीनान का इजहार नहीं किया और कुछ उनसे कोई अच्छा ऑब्जर्वेशंस दी कि जिसकी वजह से मज़ीद बेहतर इकदाम किए गए। लेकिन एक व्यू जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का शुरू से नज़र आ रहा है वो ये है कि मुकम्मल लॉकडाउन जो है वो अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा था, और ऑब्जर्वेशंस के दौरान ये मिसालें भी दी गई कि इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसकी वजह से लोगों की अमवात होती हैं, तो क्यों पूरे मुल्क को जो है वो लॉकडाउन कर दिया जाए। अब एक तरफ जो है हुकूमत है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, एक तरफ जो पब्लिक है, लेकिन हम जो दिन ब दिन देख रहे हैं कि मरीज़ों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। जो पहले सैकड़ों की तादाद में था, फिर हज़ारों में पहुंचा, अब लाखों में हो गया है। अल्लाह ना करे कि ये करोड़ों में हो जाए। देखिए, जब एक घर में अगर एक आदमी को डायग्नोज होता है तो गोया वो पूरा घर अफेक्ट होता है। तो मैं समझता हूं कि इस इशू को सीरियसली लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, और इसका सद्देबाब करने के लिए मुस्बत इकदाम लेने चाहिए। ये जो आपस के इख्तलाफात हैं, अगर किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के या मरकज़ के, खुदा के लिए इसको फ़िलहाल बालाए ताक रखा जाए और आवाम की बेहतरी के लिए मिलकर SOPs बनाए जाएं, मिलकर लॉकडाउन का फैसला किया जाए और उसके ऊपर। अच्छा, कतई माफ़ी खालिद साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, चूँकि आपने कहा कि जो ब्रीफिंग पीछे से मिलती है वही देते हैं, तो यहाँ हमने देखा डे टू डे जो हियरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस के हवाले से, और अब 8 जून को भी होने जा रही है जो अनाउंस्ड है डेट अकॉर्डिंग टू दैट। तो एडवोकेट जनरल मुतमईन नहीं कर पाए, ख़ासतौर पे सिंध में भी मुतमईन नहीं कर पाए, जो राशन का मामला फिर चला है, एंड देन सो एंड ऑन। तो फिर पीछे से यानी कि ब्रीफिंग में लूपहोल्स थे, उनको ब्रीफिंग्स नहीं मिली, वो सबूत नहीं मिले, वो चीज़ें नहीं मिली जो वो वहाँ पे जस्टिफाई कर सके उसे। देखिए, ये राशन वगैरह का सिलसिला जो है, देखिए अगर कोई किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर है या कोई सूबे का गवर्नर है या कोई वजीर है, तो वो घर घर जाके राशन खुद नहीं देगा, वो कोई ना कोई सिस्टम इवॉल्व करेगा। सिस्टम 2 तरह के हैं। एक तो ये है कि वो अपनी पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनके जिम्मे लगाएं, उस पर फिर एतराज होता है कि जी ये इन्होंने अपने अपने लोगों को दिया है। दूसरा ये जो इंतजामिया है, एग्जेक्टिव है, डिप्टी कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, SDMs हैं, उनके जिम्मे लगाया जाए।
तो मैं तो समझता हूँ, ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि सिंध हुकूमत का ये इकदाम काबिल तहसीन था कि उन्होंने इंतज़ामिया के हवाले किया कि आप इसको तकसीम करें। अब अगर उसमें कहीं पे तकसीम में कोई गलती हुई है या कोई ज़्यादती हुई है तो उसका अजाला किया जा सकता है, लेकिन ये कहना सिरे से किसी एक सूबे को टारगेट बना के, मैं किसी का ब्रीफ होल्ड नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि किसी एक सूबे को टारगेट करना ये नामुनासिब है। छोटी मोटी ज्यादती, छोटी मोटी फेवर, छोटी मोटी बेईमानी हर जगह होती है जो नहीं होनी चाहिए। मैं उसको सेव बट ये छोटी मोटी नहीं नहीं थी, होनी चाहिए, अरबों रुपए का ये मामला होनी था। नहीं चाहिए। ये देखिए सिर्फ कहने की बातें हैं। देखिए कानून का जो असूल है वो ये है कि जब तक कोई बात साबित ना हो जाए आप उसको किसी को मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकते। ठीक है, ये तो कहा जा रहा है कि जी इतने अरब इतने, पर कोई सबूत तो नहीं है, कोई प्रूफ तो नहीं है। ठीक है, वो अभी तो केस चल रहा है, पता चलेगा केस चलेगा। सो एंड ऑन आगे जाके। नीलम इरशाद साहब अभी हमारे साथ हैं, मामून खुसूसी वज़ीर आला पंजाब की, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच नीलम फॉर ज्वाइनिंग अस। यू वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। जी नीलम, मुझे बताइएगा कि आज अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो अनाउंस किया है, अकॉर्डिंग टू दैट हम ये देख रहे हैं कि जी 5 दिन जो है वो कोरोना से दोस्ती हो गई है। 5 दिन यानी कि लॉकडाउन नहीं होगा मुल्क भर में, और 2 दिन जो है वो लॉकडाउन का अनाउंस किया गया है सैटरडे एंड संडे को। लाहौर के हवाले से आज ही महकमा सेहत ने जो रिपोर्ट जारी की खासतौर पे पंजाब में, और ये बताया गया है कि 6 लाख समथिंग जो है 70,000 बताए गए मरीज़ जो हैं वो वहाँ पर अब तक मौजूद हैं, जो कि नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिनमें सिम्टम्स भी नहीं पाए गए हैं बहुत सारों में। तो ये सिचुएशन ऐसी है। तो अब आप लोग क्या सोच रहे थे? लॉकडाउन सख्त करने के हक में थे, लॉकडाउन को जो है वो नरम करने के हक में थे, या फिर जो अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जिस तरह से बात की है, तो क्या आप लोग इस बात से खुश हैं? देखिए, जो SOPs को फॉलो करने के लिए इमरान खान ने कहा जी 5 डेज के लिए काम करें, बिकॉज हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हमारे पास इतने वो नहीं, हम इतना गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती कि आवाम के लिए हर बार 12,000 जितने मर्जी दे सकते हैं दें। अब ये है कि अभी सजेशंस ऑफ जुडिशरी, सजेशन ऑफ फौज बहुत ज़रूरी है, बट फैसला अवाम ने करना है। बट अवाम हमारा इजी लेता है। रमज़ान का जो इशू अब निकल रहा है, अब चला आ रहा है, लाइक 14 डेज के बाद पता चलता है कि आपको कोरोना का ये मर्ज लाहक है। अब हमारे रमज़ान में आपने देखा होगा कैसे ईद की शॉपिंग करने वो लोग जो कहते हैं घर में खाने को नहीं है, और वो अनारकली, आदमी क्रॉस मार्केट, गुलबर्ग, हर जगह आप देखेंगे लाइन लगी हुई शॉपिंग करने की, जैसे मुफ्त में दारा साहब लंगर मिलता है। अब अगर अवाम ने साथ देगी तो फिर ईद कैसे हो सकता है? अभी मेरे भाई खालिद भाई ने बड़ी सी बातें की हैं कि हमें एक किसी सूबे को नहीं ब्लेम देना चाहिए, या एक CM को नहीं, या CM को नहीं देना चाहिए। अब CM सिंध के जो भाई हैं वो क्या नाम है, हमारा जो मज़ार है सेवन शरीफ, वहाँ पे 250 लोग हैं जो PTI के हैं, उनको उन्होंने राशन नहीं दिया। ये 1.5 महीने से नमकीन है। यहाँ पे मेरे पीपल्स पार्टी में भी हमारे लोग हैं, हर जगह अपने लोग हैं, हम कोई अछूत थोड़ी है, हम सबने मिल के पाकिस्तान को चलाना है। अगर हम तेरी मेरी करते रहेंगे तो फिर क्या बनेगा आवाम का? और आवाम को ख्याल करना चाहिए कि हम इमरान खान जो आए हैं ये गरीब आवाम के लिए आए हैं, सारी दुनिया का पैसा छोड़ के पाकिस्तान को संवारने के लिए आए हैं। और अगर अवाम थोड़ा सा केयर करे और SOPs को फॉलो करे तो आई डोंट थिंक तो हमें कोई मसला आ सकता है। ये मसले आने ही थे, ये होना ही था। जो रमजान की उन्होंने जबरदस्ती कह के ताजरों ने शॉप खुलवाई, ठीक है, मजबूरी है, जबरदस्ती कह के, लेकिन अभी तो आप एक मिनट, सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, आप कह रही जबरदस्ती कह के, लेकिन अभी तो आप लोग खुद अलाउ कर रहे हैं ना। आज तो सियाहत के हवाले से भी कर रहे हैं कि 5 डेज में अगर SOPs को फॉलो करें। अब जैसे इंडस्ट्रीज वाले, वो इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? SOPs इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? इम्प्लीमेंट हमारे इदारों को चाहिए है कि उसका सीरियस इशू ये बनाए कि जो भी आप इंडस्ट्री में जाते हैं वहाँ जाके एक तरह का छापा मार के देखें कि आपके पास वो सारे SOPs को फॉलो कर रहे हैं। आपके वर्कर्स शॉपकीपर्स के बाद जाए, उनको फाइन करना शुरू कर दें, अभी दुरुस्त हो जाएंगे। मैं बेशक हुकूमत हमारी है, बेशक हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट ये है कि अवाम हमारी ये समझे कि उसको अपनी जान अजीज है, अपने बच्चे अजीज हैं, तो वो ख्याल करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि आपको सख्त लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए? क्योंकि
एकदम से कहा ओवरऑल पूरे मुल्क में 54,000 केसेस थे एंड नाउ ओनली दिस इज अ हाई राइज, हाई जंप इन ओनली लाहौर के 6,70,000 बताया जा रहा है कि केसेस है वहाँ। ये होना ही था मेरी बहन, ये होना ही था, बिकॉज मैंने आपको जैसे अभी मैं रिपीट करना चाहूंगी कि जबरदस्ती जो रमजान में ताजिरों ने जो इशू बनाया कि खोले हमारी शॉप, और आप देखें किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, कराची हो, सिंध हो, बलोचिस्तान हो, सरहद हो, कहीं भी आप देखें शॉपिंग मीडिया पे करते हुए देखिए। तो अगर हमारी आवाम को ये इजी ना ले कि हाँ जी कुछ नहीं होता, ये अमेरिका कर रहा है, ये चाइना कर रहा है कुछ, ये एक वबा आई हुई है, इसको हमने फेस करना है। हुकूमत क्या नाकाम हो गई लोगों को शऊर देने में, ये बताने में क्यों ना एसओपीज कैसे फॉलो करने हुए? हमारे लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट, कोई गल नहीं, कुछ नहीं होगा, स्पेशली हमारे इजी लेते हैं। कराची में भी सिंधी है, पठान है, अभी यहाँ पे क्लिफ्टन में आप देखें, एक पार्क में मैं कराची में तो वहाँ पे देखा कि एक पार्क में मुंह जोड़ के पठान अपना टीवी फोन दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। गुजरते गुजरते मैंने उनको बोला अच्छा जी अल्लाह मालिक है, जो मौत आनी है आनी है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अब देखें, जर्मनी को देख लें, इंग्लैंड को देख लें, यूरोप में देख लें, फारिस को देख लें, अमेरिका को देख लें, सब SOPs को फॉलो कर रहे हैं, तो उनके हालात वर्स भी हुए हैं बट वापसी की तरफ आ रहे हैं। ये जरूर होना था रमजान में और ईद के सीजन में पूरे पाकिस्तान में। इमरान खान को बहुत ज्यादा इन्होंने फोर्स किया। अच्छा ठीक है नीलम मिर्शा साहब, अब मैं चाहूंगी हाँ। कि मेरी आवाम के लिए हुकूमत भी सुने कि सारे इदारे हम जाके, जैसे एक ऑपरेशन क्लीन अप होता है उसमें हमें फौज की खतनाउजुबिल्लाह जरूरत नहीं है, हमें जुडिशरी की जरूरत नहीं है, ये हमारे इदारे ही कर सकते हैं जो सिर्फ SOPs को फॉलो करवा दें और कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। फिर आप देखिए नेक्स्ट 2 वीक्स में बेहतर होना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट ये पास परफॉर्मेंस जो हमारी थी उसको आना ही। अच्छा मैं ठीक है, मैं आप साथ ही रहेगा। महर सुन साहबा, आप लोग वो कह रही हैं कराची में भी नाकाम हो गए, वहाँ भी नाकाम हो गए, हुकूमतें बाय एंड लार्ज क्या नाकाम हो गई SOPs फॉलो कराने में? और ये तो कराची में भी हमने देखा है वाकई के लोग SOPs तो फॉलो नहीं कर रहे। मास्क की जहाँ बात हो, ये तो अब आपके पास सूबे में इख्तियार है ना कि आप फाइन लगा सकते हैं या इस चीज़ को मैंडेटरी करा सकते हैं या इसको सख्ती से इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, तो क्यों SOPs को क्यों नहीं? क्योंकि वैसे भी डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि इफ़ यू फॉलो SOPs तो आप बचेंगे, जाहिर सी बात है, इस वबा से। अभी आज मैंने ये सुना कि हमारी डॉक्टर है, इनका बेटा जो उनको 2 मियाँ बीवी डॉक्टर थी, ये थोड़ा सा मेरे से सुन लें। उन्होंने कहा कि मेरे घर में इतनी स्ट्रिक्ट हम इस पे कर रहे थे इम्प्लीमेंटेशन के, कोई ऐसी बात ना हो। वो मियाँ बीवी दोनों डॉक्टर, उनका 21 साल का बेटा जो डॉक्टर बन रहा था, जो बाहर नहीं गया, जिसको कुछ हो ही नहीं सकता था, उसको हो गया बिकॉज उनके पेरेंट्स आते थे हॉस्पिटल से, और हॉस्पिटल में एक बंदा अलाउड है, वो कहते नहीं हमारा रिश्तेदार भी साथ आएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि जिसको कोरोना का वायरस हो उसी से हो सकता है, आप अपने कपड़ों के थ्रू भी अंदर ला सकते हैं। तो ये हमें अब नाउजुबिल्लाह नाकाम नहीं हुए, खुदा न खासा इतनी को अंधेर मर्जी के जो मर्जी करना चाहे। अब मेरी तो बात ये है कि अगर आवाज लगाई जाए कि जी सिर्फ और सिर्फ आपको फाइन होगा, लेकिन सारे दुरुस्त हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, चले होल्ड ऑन। जहाँ पे हुकूमतें अल्लाह के तवक्कुल पे चलती है ना, तो वो उसका तो मुल्क अल्लाह ही हाफिज है। आप SOP की बात कर रहे हैं, कितने मतलब आपके पास कितने क्या मतलब कितनी क्या आपके पास इतनी लॉ इन्फोर्समेंट है कि एक एक जगह पर आप जाके डंडा लेके खड़े हो जाओगे कि भाई कल परसों मेरे ख्याल में लिफ्ट में जो है ना 7 से 8-10 लोग खड़े थे और वो जा रहे थे, तो कहीं ये पॉसिबल ही नहीं है आपके पास। आप कितने लोगों को SOP पे इम्प्लीमेंट करवाएंगे? यहाँ तो देखो अभी सिंध असेंबली ने बिल पास करवाया है, मेरे ख्याल ऑर्डिनेंस के जो आया था कि कुछ चीज़ों पे अगर SOP पे नहीं होगा तो उस पर फाइन लगेगा, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर आप पॉलिसी, ये यूनिफॉर्म पॉलिसी फेडरल गवर्नमेंट का काम है कि यूनिफॉर्म पॉलिसी आपने दे दिया कि भाई 70 इंडस्ट्रीज यूनिट खुल जाएंगी, लेकिन सो व्हाट, इंडस्ट्री सिर्फ यूनिट खुलने का मसला है या यूनिट खुलने के बाद क्या फेडरल गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि भाई ये चीजें नहीं होगी तो उस पर इम्प्लीमेंट, चाहे आप फेडरल को इंस्ट्रक्शंस प्रोविंस को दें, सख्ती करें, इम्प्लीमेंट करा, चारों सूबों को CM को कहें, जो कंसर्न मिनिस्टर है, लेकिन सिर्फ बोल के ही करना कि भाई खुल जाएगा। रेस्टोरेंट को खोल दिया आपने, आपको पता है 50 से 60% पॉपुलेशन जो है ना वो पंजाब गई है, क्योंकि यहाँ पर जब ये लॉकडाउन हुआ तो चला, वहाँ के लोग जब दोबारा वापस आएंगे, जब ये रिलैक्स हो जाएगा माहौल, अब यहाँ की सूरत हाल कराची से लेकर पूरे सिंध में सूरत हाल भयानक सूरत हाल हो जाएगी। जिस तरह सिर्फ लाहौर की आप ये पॉपुलेशन बताई गई है, लाहौर की आप अंदाज़ा करें कि सिर्फ पूरे पंजाब में सीरियस होकर अगर हम केस करें तो मैं समझती हूँ कि दोबारा कैबिनेट को बैठना चाहिए
एक ऐसा फार्मूला 15 दिन में लोग नहीं मरेंगे, भूख से नहीं मरेंगे, लेकिन 15 दिन में हम ये जिस आप करिए ना 5 दिन छुट्टी दे दिए, वो छुट्टी में जो हम हशर करते हैं ना कि जिस दिन सीएम ने साहब ने कहा कि हमने कहा लॉकडाउन किया तो लोग सीवीयू की तरफ चले गए, हमने लॉकडाउन की सख्ती की तो लोग जो पार्क में बैठ गए। लोग आवाम सोचने को समझने को तैयार ही नहीं है। जब तक आप सख्ती, कुछ कौमें होती है ना जो एहसास करती है, कुछ कौमें होती है जिनको डंडे के जोर पर बताना पड़ता है माजरत के साथ। आप सख्ती करोगे, इम्प्लीमेंट कराओगे तो चीजें होंगी, अदरवाइज ये अलार्मिंग सूरत पूरी दुनिया के लिए, कल आपके लिए इंटरनेशनल तौर पे रास्ते बंद हो जाएंगे आपके लिए। ब्रेक पे जाना है खालिद जावेद साहब, बस वन लाइनर आपसे लेके जाऊंगी मैं। मुझे बताएं, हम मिनहासुल कौम और हुकूमतें भी, मैं सारी बात कर रही हूँ, नाकाम हो गई एसओपीज फॉलो कराने में। देखिए, हुकूमतें बहुत सारे काम ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के होते हैं, जो नहीं कर सकते। एक छोटी सी मिसाल दूंगा, सऊदी अरब में रमज़ान में, अभी नहीं आम हालात में, रमज़ान में 20-30 लाख का मजमा होता है, हज के मौके पे 20-30 लाख का मजमा होता है। ना वहाँ खाने पीने की चीज़ में कोई कमी आती है, ना खाने पीने की चीज़ के रेट बढ़ते हैं, वही रेट जो आम दिनों में होते हैं वही होते हैं, किसी किस्म की कमी नहीं आती। पाकिस्तान में ये जो मास्क हैं ये 2-3 रुपए का था, अभी जो सस्ते से सस्ता है वो 10 रुपए का है। आप मुझे बताएं, एक फैमिली के 5 लोग घर से निकलते हैं तो 50 रुपए के रोज़ वो मास्क कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, महीने के 1500 में। ये जो N95 है ये 450 रुपये का बिक रहा है। कितने लोग 450 का मास्क जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं? ये काम गवर्नमेंट्स का है, चाहे वो मरकजी हो चाहे वो सूबाई हो, कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल करे ताकि ये कम से कम कीमत, देखे ना, एसओपी पे अमल उस वक्त होगा जब लोगों के पास कुव्वत खरीद होगी। जब आपके पास मास्क खरीदने की कुव्वत ही नहीं है तो आप कैसे मास्क पहनेंगे? और एक मास्क को आप 10 दिन पहनेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो हुकूमत ने क्या अमल किया इसके ऊपर? इसके लिए क्या किया आवाम के लिए कि जो मास्क प्रोवाइड करे? ये सैनिटाइज़र जो है ये 150 का होता था, अभी 750 का 800 का मिल रहा है। डिटोल मिल ही नहीं रहा मार्केट में। ये छोटी छोटी चीज़ें ग्राउंड रियलिटी है। एसओपी के ऊपर अमल दरामद कराने के लिए ये काम गवर्नमेंट के हुकूमतों का होता है, हुकूमतों का होता है जो नाकाम हुई है, हुकूमतों का होता है जो बिल्कुल नाकाम हुई हैं। क्योंकि बाहर भी हम देख रहे हैं और बाहर भी दीगर ममालिक में भी बहुत अच्छे से, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर मुझे बार बार इसलिए याद आती हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा इस वक्त इकदाम किया है। और अब इस वक्त न्यूजीलैंड से बड़ी अच्छी खबरें मिल रही हैं कोरोना वायरस के हवाले से कि अब नए केसेस भी रिपोर्ट नहीं हो रहे और आखिरी जो पेशेंट था वो भी रिकवर होकर घर चला गया है। सो जी, इस तरह की बहुत सारी मिसालें जो कि बहुत सारे ममालिक से आ रही हैं। तो वहाँ भी हुकूमतें चल रही हैं, वहाँ भी लोग ही हैं ना, इंसान ही है, कोई अलग तो कोई मखलूक आके नहीं रह रही दुनिया पे। बहरहाल जी, इस पे बात करते मजीद एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वजीर कानून फ़रूक नसीम ने एक बार फिर अपने ओहदे से जो है वो मुस्ताफ़ी हो गए। 26 नवंबर को भी इससे पहले जो है उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था और इस बार जो है वो जस्टिस काजी फाइज़ा के खिलाफ दायर सदारती रेफरेंस को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों की समाअत में जो है वो पेश होंगे। हुकूमत की जानिब से नुमाइंदगी करेंगे वफाक की तरफ से। खालिद जावेद साहब, बड़ा गंभीर मामला है और बड़ा ही अहम इम्पॉर्टेंट इशू है। मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर जो है आप अपनी जो राय है लीगल एक्सपर्ट एज अ ज़रा दे दीजिए। वैसे तो फ़रूक नसीम साहब की कॉम्पिटेंसी से कोई इनकार नहीं किया जा सकता, बड़े कॉम्पिटेंट और अच्छे वकील हैं। लेकिन आज के इस्तीफे से ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में उनके अलावा कोई और कॉम्पिटेंट वकील नहीं है कि जब ज़रूरत पड़ती है वो वजारत से इस्तीफ़ा दे के और वकालत करते हैं, जब केस ख़त्म हो जाता है तो फिर दोबारा जाके ओथ ले लेते हैं। मैं एक बात अर्ज़ करूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में एक जजमेंट दिया था जो रिपोर्टेड है पीएलडी में 2017 का, रशीद अहमद के नाम से। उसमें यह तय किया गया था कि जो गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट जी, उनको प्राइवेट एडवोकेट एंगेज नहीं करना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट के लिए अटॉर्नी जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल और दूसरे स्टैंडिंग काउंसिल वगैरह ऑलरेडी होते हैं। इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए एडवोकेट जनरल वगैरह होते हैं। आर्टिकल 100 के तहत अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के, और आर्टिकल 140 के तहत गवर्नर अपॉइंट करता है जो है एडवोकेट जनरल को। बात ये हुई थी कि चूंकि जो अटॉर्नी जनरल के होते हुए, सब लोगों के होते हुए,
प्राइवेट काउंसिल को एंगेज किया जाता था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि ये अप्रिशिएबल नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो कि अटॉर्नी जनरल या एडिशनल अटॉर्नी जनरल वो इतना कॉम्पिटेंट ना हो कि किसी पर्टिकुलर मुकदमे पे फेडरेशन की पैरवी कर सके, तो ऐसी सूरत में प्राइवेट काउंसिल एंगेज किया जा सकता है, लेकिन वो भी रेयर केस में। और दूसरी बात ये ऑब्जर्व की कि वो भी किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं हो सकता। अब मेरा कहना ये है कि ये जो केस है जस्टिस काजी फाइज ईसा वाला, ये एक इंडिविजुअल का केस है, ठीक है, और इस केस में मेरी राय में प्राइवेट काउंसिल अपीयर नहीं हो सकता फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। इस केस को अटॉर्नी जनरल, और अगर अटॉर्नी जनरल किसी वजह से अपीयर नहीं हो सकते तो देयर इज ए चेन ऑफ लॉ ऑफिसर्स, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल, स्टैंडिंग काउंसिल्स, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल। तो क्या उनमें कोई एक भी ऐसा काबिल आदमी नहीं है जो इस केस में फेडरेशन की पैरवी करे? तो मेरा तो ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की रोशनी में प्राइवेट काउंसिल जो है इस केस में फेडरेशन की तरफ से अपीयर नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है, मैं आपकी तरफ आऊँगी कि वक्त अब कम है हीर सोहो साहिबा, और चूँकि हमारे पास ओपिनियन आ गया है खालिद जावेद साहब का, और अब मुझे सिर्फ ये बताइएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है चीनी स्कैंडल केस के हवाले से भी आज ज़ात अकबर साहब पे बड़ी मुर्तज़ा वहाब साहब ने तनकीद की है कि वज़ीर आज़म को बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जाहिर सी बात है चूँकि इसमें सिंध हुकूमत के ऊपर भी एलिगेशंस है, ख़ास तौर पे जिसमें आप लोगों को कहा गया है कि ओमनी ग्रुप को आप लोगों ने जिस तरह से यूज़ किया है, सब्सिडीज़ दी हैं, तो क्या आप अगर हुकूमत, वफाकी हुकूमत जाती है, कोई एक्शन लेती है उन लोगों के ख़िलाफ़, चूँकि अब ये बार बार बात की जा रही है वफाक की तरफ से कि वो जो है कैफ़े किरदार तक पहुँचाएंगे चीनी स्कैंडल के जो भी इस वक्त इसमें इन्वॉल्व्ड लोग हैं उनको, तो क्या सिंध हुकूमत उसमें साथ देगी वफाकी हुकूमत का? सबसे पहले तो जो चीनी के हवाले से जो रिपोर्ट आई है, केस जो था वो प्रेजेंट के हवाले से था कि इस गवर्नमेंट के हवाले से था कि फेडरल कैबिनेट ने फैसला किया, फिर पंजाब गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, उस हवाले से केस था। अच्छा, वो जब रिपोर्ट आई तो वो फेडरल के मिनिस्टर सारे एक तरफ हो गए, पंजाब का सीएम एक साइड पर हो गया, और सारा मलबा ओमिनी ग्रुप पर आ गया, जिस पे यकीनन सवाल उठाए। सीएम ने भी जवाब दिया और मुर्तज़ा ने भी जो जवाब दिए कि 3 साल तक सिंध गवर्नमेंट का है कि उसने किसी को भी सब्सिडी नहीं दी है। तो हमारा सवाल तो सिर्फ ये बोल रहा है कि भाई आपने जो जिस पे तनकीद हुई कि शरीफों की, ईमानदार लोगों की हुकूमत है, उस हुकूमत में जब चीनी का स्कैंडल आया, चाहे आपने किसी के भाई को फेवर दी, किसी के मिनिस्टर को जिसने आपके यहाँ तक पहुँचा उसको फेवर दी, वो चीज़ें सारे वो लोग क्लीन चिट मिल गया, वो सब क्लियर हो गए, सब फारग हो गए। और अकबर साहब सिर्फ बैठ के कि भाई ओमिनी ग्रुप ने जो है ना सब्सिडी दी है, तो ओमिनी ग्रुप के साथ साथ किसी और को भी तो जो मेरा ख्याल फेडरल मिनिस्टर जो है उसको दी गई थी, तो वो भी क्लियर होना चाहिए। तो मैं सोचती हूँ कि जिस हवाले से केस रखा गया था, अगर इतनी साफ सुथरी गवर्नमेंट है, आपको भी तो ओमिनी ग्रुप के साथ जामनी ग्रुप को भी, अगर पिछले वाले जितनी भी सब्सिडी दी गई थी, नहीं हो रही ना। सवाल ये है कि जिन लोगों ने जिन 3 लोगों के नाम आ रहे थे ना, सीएम साहब का नाम, पंजाब के सीएम का नाम, उन्होंने सब्सिडी दी, जहांगीर तरीन का नाम आया, खुसरो साहब के भाई का नाम आया, तो उन तीनों के तो नाम क्लियर हो गए, वो तो कहीं पे भी नहीं। 3 साल पहले जो सब्सिडी दी गई, ठीक है, आप समझते हैं कि भाई सिंध गवर्नमेंट ने कहीं किसी को 3 साल पहले भी किसी को सब्सिडी दी है, आप केस करें तो पहले भी तो सिर्फ हमारी जो पार्टी है, क़यादत है, पहले भी फेस की है, अभी अगर आप समझते हैं तो केस फेस करेंगे। लेकिन सवाल ये ज़रूर पूछना चाहेंगे कि इस वक्त जो स्कैंडल रहा, 60 रुपये की चीनी वो 90 रुपये के किलो पर आ गई है, उसका 300 रुपये का जो आपने सब्सिडी के तौर पर दिया है, उसका तो बता दें कि भाई आपने इस पे ये केस था और आपने वो सब कुछ क्लीन चिट दे के आपने बोल दिया कि भाई ओमिनी ग्रुप जिंदाबाद, ओमिनी ग्रुप ने इतने लोगों को सब्सिडी दी जिनके खिलाफ कार्रवाई। भाई ओमिनी ग्रुप और ओमिनी ग्रुप के साथ साथ पार्टी की आदत तो पहले भी फेस कर रही है, जेलों में जा चुकी है, अदी फरियाल आपके सामने है, जेल पे जा चुकी है, आसफ साहब जेल, वो तो फेस कर रहे हैं। आप लोग जो इतने साफ सुथरे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, जिसपे प्राइम मिनिस्टर कहता था मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी चोर को नहीं छोड़ूंगा, किसी डाकू को नहीं छोड़ूंगा, आपके कैबिनेट में कितने सारे केसेस आ गए आपके सामने हैं, मेडिसिन के हवाले से केस आपके सामने है, गैस की प्राइसेस बढ़ी वो आपके सामने, इस वक्त चीनी के हवाले से, इनमें से किसके खिलाफ कार्रवाई की, जो जिन के खिलाफ अगर 2-3 दफा नेब थोड़ी एक्टिव हुई,
2-4 लोगों को, जो हलीम साहब हैं पंजाब के, 6 महीने के बाद उनको बल्कि अच्छे से प्रोटोकॉल के साथ मिनिस्ट्रियाँ मिल गई, वो मिनिस्ट्री के मज़े ले रहे हैं। तो सिर्फ बातों तक रहने की बात नहीं है, बाकी हम तो पहले भी फेस करते, अगर कोई चीज़ होगी, अगर वो क्वेश्चंस आएंगे, चीज़ आएंगे तो रेफरेंसेस आएगा तो फेस करेंगे, पहले भी क्या अभी भी करने को फेस करेंगे, रेफरेंसेस आएंगे। तो नीलम इरशाद साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, जी, नीलम इरशाद साहब, मुझे बताइएगा, चीनी स्कैंडल केस के हवाले से आज भी सिंध हुकूमत बड़ी नाला रही है और वो कह रही है कि इसमें सिर्फ उनका नाम नहीं है, इसमें जहां बात हो रही है वफाकी नुमाइंदों की, जाहिर सी बात है जहांगीर तरीन साहब की जहां बात हुई, जहां खुसरो बख्तियार साहब के भाई की बात हुई, वहां पे सीएम पंजाब साहब का भी बहुत पेश नाम आ रहा है, बुज़दार साहब का भी, कि काबीना में फैसला तो उन्होंने किया था, सब्सिडी की इजाज़त तो उन्होंने दी थी, प्राइम मिनिस्टर के बाद उनको ऊपर भी जो है वो ऑपोजिशन बार बार ये कहती हुई नजर आ रही है कि जी उनसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा, पंजाब में तो एक्चुअल वो रिस्पॉन्सिबल हैं सारी चीज़ों के, तो क्या उनके खिलाफ भी एहतसाब होगा, उनको भी अकाउंटेबल किया जाएगा? बिल्कुल होगा। आपको पता है इमरान खान ने, जैसे मेरी बहन ने कहा कि वो सादिक मीन डिक्लेयर्ड हैं, और अभी अगर ऐसी कोई बात होती तो जहांगीर तरीन का जिक्र ना आता, फिर सीएम पंजाब का जिक्र ना आता, वो दबा दी जाती बात। इमरान खान ने सबको हाईलाइट किया हुआ है, और जो अगर सत्तर बार हुआ, जैसे बहन ने कहा हमारे जेलों में है, तो उनके करतूतें ऐसी थी तो वो जेलों में है ना। अभी ये ओमनी पे कह रहे हैं सिंध से आपके जरदारी साहब, अभी 80+ कंपनीज हैं जिन जो सुपर मिल्स हैं जिनकी, तो इसमें खाली फिगर को थोड़ा सही कोड कर ले, 8 से 9 है, सदर ही रह गए हैं जिनका जिक्र आएगा। अगर वो इसमें उनको, अगर इनको देखे कि उन्होंने कोई जाति की है या नाहक किया है फार्मर्स के साथ, शुगर केन के फार्मर्स के साथ, तो उनको सजा दी जाएगी। आप देख लीजिएगा, अभी बहन ने बोला कि अलीम खान को नैब ने पकड़ा, वो चुप करके गाड़ी में आके बैठने लगे थे, तो नैब ने पकड़ के उनको बंद कर दिया। उनके खिलाफ कुछ अगर पेश किए जाए या आपके पास कोई प्रूफ है तो लाएं, हम दोबारा से उनको, अगर उनको वो कसूरवार हुए तो पकड़ लेंगे। उनका कोई कसूर नहीं निकला, वो क्लियर लेके आए हैं, उसके बाद वो अपना बिजनेस करते रहे हैं, और उन्होंने उनको ऑफर मिली तो उन्होंने नीलम इरशाद साहब, सिंध हुकूमत के जो लोग गए थे अंदर, खासतौर पे जरदारी साहब, उनमें से भी तो किसी का प्रूफ नहीं हुआ है अभी तक, कोई भी गिल्टी तो प्रूफ नहीं हुआ है अभी तक। ये प्रूफ उनकी हुकूमत में दफन कर दिए गए थे ना, अब से निकाले जा रहे हैं, तो रफ्ता रफ्ता सारों की स्टोरी, सारों की हिस्ट्री, सारों छोटे छोटे खुलेंगे, तो फिर जब सबकी पता चलेगा कि कितनी जाति की हुई है और रेट कब से कहाँ से कहाँ पहुंच गए, जैसे इन्होंने बोला, तो ये भी सब देखा जाएगा। इमरान खान किसी को स्पेयर करने वाले नहीं है, आपको मालूम है। तो अब आप ये सब थोड़ा हौसला रखें, सब्र रखें, जो कसूरवार होगा कसूर पे उसको सजा दी जाएगी। अलीम खान को कोई सजा नहीं मिली बिकॉज उन्होंने कोई जाति नहीं दी किसी के साथ, उन्होंने कोई नाक काम नहीं किया, कोई इलीगल काम नहीं किया। जो करप्ट लोग हैं, इमरान अभी भी कहते हैं कि मैं उनको नहीं बख्शूंगा, तो जो करप्ट लोग हैं थोड़ी देर के लिए अगर वो इधर दाएं बाएं कर रहे हैं या इधर उधर हो गए तो पकड़े जाएंगे। इमरान खान की हुकूमत में इंशाल्लाह ताला ये सारे जितने भी करप्ट लोग हैं इनको सजाएं होंगी, और ये जो पैसा लेके भागे हैं इनको वापस करना पड़ेगा। और ये उसके लिए भले दुनिया के किसी पूरी दुनिया मुझे बताएं, मुझे कोरोना के चक्कर में कोई कहता है कि अभी अमेरिका चले जाएं या न्यूजीलैंड चले जाएं या स्विट्जरलैंड चले जाएं, आप देखिए ये सारी दुनिया का वबा फैली है, कोई किसी के पास जा सकता है। ठीक है, अल्लाह ताला पे छोड़े, अल्लाह ताला इंशाल्लाह सबकी मदद करेगा। इमरान आए हैं, अल्लाह को हाजिर नाजिर करके पाकिस्तान को बचाने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलम इरशाद साहिबा आपका, हिरसोह साहिबा आपका, खालिद जावेद साहब आपका, बहुत सारा आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।